बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अतहर जी और मनीष जी आप दोनों का कि आप लोगों ने विधिवत प्रोग्राम की शुरुआत की और निश्चित तौर पर आज का प्रोग्राम वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं कल से ही जब से मेरी मैम से बात हुई कि आपका एक प्रोग्राम चाहिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये एक बहुत मतलब यूथ में एक बहुत बड़ा मैसेज आज जाने वाला है कि इतनी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी अगर आरसीएम को आप इस तरीके से कर रही हैं, इस सीरियसनेस के साथ कर रही हैं, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि अगर ऐसे लोग इस बिज़नेस में आकर आज इस कामयाबी की इन महानतम शिखर पर पहुँच रही हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमको किस तरीके से सीरियसनेस के साथ इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं मैम को का बहुत स्वागत करता हूँ। मैम, आपका स्वागत है आज हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और आज आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है मेरी पूरी टीम जो है हमारी और मसूद सर की पूरी टीम जो है यहाँ पर बैठी होगी, पूरी डायरी और पेन के साथ बैठी होगी क्योंकि कहते हैं कि सफलता की शुरुआत जो है ना, वो हमें डायरी और पेन के साथ ही करनी पड़ेगी। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ जिन लोगों के पास अभी भी डायरी और पेन नहीं है, वो जल्द से जल्द डायरी और पेन लेके बैठ जाएँ क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब वो कहते हैं शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। तो तैयारी भी हमें उस हिसाब की करनी होगी। तो अब चूँकि हमें आज का प्रोग्राम पूरा का पूरा मैम से सुनना है और मैं चाहता हूँ आप लोगों के जोरदार ताली के बीच एकदम से जोरदार वाली ताली जो लोग ज़ूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, उनको बाहर भी आवाज़ जानी चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूँ, प्लीज़ वेलकम मैम, मधु मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शानदार प्रोग्राम में मैम। आपका स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम। आज के जय मीटिंग को आरसीएम। स्टार्ट करते हैं और सेंचुरी मार दी है आपकी टीम ने। 100 लोग हो चुके हैं तुरंत। आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा इस मीटिंग का मैं थोड़ा बता देती हूँ किस तरीके से करेंगे। छोटा सा परिचय दूंगी मैं अपनी मीटिंग की और मैं क्या करती हूँ, कैसे बिजनेस किया, उस स्टार्टिंग में क्या थोड़ी-थोड़ी इश्यू आई थी जिसको मैंने ओवरकम किया और उसके बाद मैं कुछ डेटा शेयर करूंगी जिस डेटा को देख के मेरा माइंड खुला था कि मुझे आर्ट्स में बिजनेस करना है। एंड फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों आर्ट्स में लोग आके सफल नहीं हो पाते हैं और फिर क्या ऐसे कर सकते हैं कि आर्ट्स में सफल होंगे। ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है आज की मीटिंग का। तो परिचय से स्टार्ट करती हूँ। नाम मधुसूदी है, 23 साल की उम्र है, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। जब मैं 12th मैंने दी थी, 12th में थी जब मुझे आरसीएम के बारे में पता चला था। नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज है ये मुझे पता चला था और उस टाइम जब मैंने अपने अपलाइन से बात की थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मेरी अपलाइन ने मुझे मना किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग तुम्हें अभी नहीं करना है। हाँ, तो उनके पीछे उनका मोटो यही था कि 12th कर लो एंड एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ एंड उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो मैं इकलौती हूँ मेरे ख्याल से जिन्होंने अपलाइन को अप्रोच किया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है और उसके पीछे यही था कि जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला और मैंने कुछ किताब पढ़ी थी, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी थी जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो श्री खेरा जी की है। और वो सब बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ पे फंसी हुई हूँ, लोग कहाँ आगे निकल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो पहली बार मुझे उस टाइम पे पता चली थी जब मैं 12th क्लास में थी। तो मेरी अपलाइन ने बोला था कि अभी मत करो, जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट हो जाए कॉलेज जाना उसके बाद फिर करना। तो मुझे तो ठीक है। फिर मैंने पढ़ाई की और बिहार बोर्ड से मैं थी, हिंदी मीडियम होना चाहिए था पर मैंने इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट किया था और उस टाइम पे मैं टॉप 1% में आई थी बिहार बोर्ड के। और टॉप 1% में आने के बाद मुझे ये एलिजिबल हुई थी मैं एक एग्जाम को देने के लिए और एग्जाम को देने के बाद उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद मैं वहाँ पे डीएसटी इंस्पायर फेलो बनी थी, कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। डीएसटी इंस्पायर फेलो का मतलब ये होता है कि 12th में जिसका 1% होता है वो एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 12th के बाद की सारी पढ़ाई का खर्च इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो पढ़ने का भी पैसा लेती थी। तो अभी जस्ट 2020 में यानी कि पिछले साल मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। मेरा मास्टर डिग्री था बेसिक साइंस में। बेसिकली मेरा पूरा का पूरा कोर्स रिसर्च बेस्ड था, पूरा BS MS मैंने किया है और वो करने के बाद अभी मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मेरी पीएचडी स्टार्ट हो जाती। अब बात ये होती है कि जब मैं कॉलेज में गई थी और 12th में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती थी तो मेरी अपलाइन ने मना कर दिया था कि अभी मत करो, कॉलेज में जाना तब करना।
लेकिन मैं जब कॉलेज में गई तो मैं कॉलेज में खो गई थी। उसके बाद मैंने लगभग 6 महीने से 8 महीने तक मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था और कॉलेज में मैं पूरा व्यस्त हो गई थी। कुछ कारण थे, जैसे ऐसे कॉलेज में गई थी जहाँ पे सब कुछ पूरा एनवायरनमेंट अलग था, तो उसमें अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा था। तो मैं उस टाइम पे ये भूल चुकी थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, और यहाँ पे अपलाइन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा भूमिका निभाई थी। और मैं आज भी बोलती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ मोहन सर के बदौलत हूँ, क्योंकि मोहन सर उस टाइम पे मुझे फॉलो अप किए थे कि तुम बोली थी तुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो फिर अब क्यों नहीं कर रही है। तो जब सर ने ये बोला तो उस टाइम पे मुझे एक गुमान आ गया था, यार क्या दिक्कत है, मुझे पढ़ने तक का पैसा मिलता है, जब काम करूंगी तो पैसा मिलेगा ही, एक अच्छा जॉब मिलेगा ही। मास्टर डिग्री कंप्लीट करूंगी, उसके बाद पीएचडी करूंगी, उसके बाद एक प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा, स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी वो 1-1.5 लाख की होगी, फिर क्यों करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग अब। तो ये वाला चीज मेरे अंदर आ गया था। उसके बाद सर, तो मैं ये सोच रही थी, मैं सोची कि अब कुछ तो बोलना होगा ना मोहन सर को कि मुझे क्यों नहीं करना है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे रीजन ढूंढे जाए कि मैं आर्ट्स क्यों नहीं करूंगी। तो उसके बाद मेरे पास वाईफाई था, लैपटॉप था, सब कुछ था, फ्री का सब कुछ था, चलो ठीक है सर्च करते हैं। और ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा भूमिका निभाई कि आज के टाइम पे सबके पास फ्री नेटवर्क है, मोबाइल है, 3G 4G 5G है, बट हम लोग उस पर क्या देख रहे हैं। कोई अरिजीत सिंह को देख रहा है, तो कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज देखना चाहिए उसको वो नहीं देखते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो चीजें सर्च करनी स्टार्ट की कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करूं, क्योंकि मुझे एक वैलिड रीजन देना था अपने क्लाइंट को कि मैं इस कारण से नहीं करूंगी। और वो खोजते खोजते मैंने बहुत सारे रिसर्च करी, मैंने इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बहुत सारी डेटा देखी, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मैं ये खोज रही थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना है, लेकिन उसी खोजने के चक्कर में मुझे वो कारण मिल गया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और यही चीज मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था, और मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे करना है। उसके बाद मैं एक एनिवर्सरी प्रोग्राम में गई थी। एनिवर्सरी प्रोग्राम में वहाँ पे टीसी छाबड़ा सर खुद आए थे, और वहाँ पे एक स्टेज था, स्टेज पे सबको रॉयल्टी की पिन, टेक्निकल की पिन दे रही थी, और मैं वो लड़की थी जिसको हर एक प्रोग्राम में कोई ना कोई अवार्ड मिला है स्कूल लेवल से ही। तो जब मैं उस प्रोग्राम में गई थी, एनिवर्सरी प्रोग्राम था, वहाँ पे सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, पर मुझे नहीं मिला। तो मेरे दिल में लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हो और मधु सुधी को अवार्ड न मिले। उसके बाद वो दिल में आ गया। देखिए यहाँ पे 2 रास्ते थे मेरे पास। एक रास्ता ये था कि मैं उसे अलग तरीके से ले लूं कि मतलब यहाँ पे इतने लोगों को मिला, मुझे नहीं मिला, बेइज्जती हो गई, मुझसे नहीं होगा, मैं इतने दिन से नहीं कर पाई, और वो सोच के मैं वापस आ जाती और मैं कभी भी आश्रम का नाम नहीं लेती। लेकिन दूसरी चीज मैंने ली कि नहीं, अगर ये सब कर सकते तो मुझे भी करना है। और उस दिन मैंने ठाना था कि मुझे करना है। और यकीन मानिए कि जिस दिन एनिवर्सरी प्रोग्राम से मैं आई थी, रात भर नहीं सो पाई थी। और यहीं से शुरुआत होती है एक रॉयल्टी अचीवर की। रॉयल्टी की 3 बार में आई थी, लेकिन दिमाग में पहले आ गया था, वो जोश, जुनून, वो डेडिकेशन वो पहले आ गया था। उस दिन ही मैं समझ गई थी कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। उसके बाद फिर सुबह सुबह मतलब कि मैं तो वेट कर रही थी, मैं तो नहीं सोई थी, पर मेरी अपलाइन तो सोई थी। मैं वेट कर रही थी कि सर जगे और मैं उनसे फोन पे बात करूँ, और मैंने सीधे उनको बोला कि सर रॉयल्टी लेना है, बताइए क्या करना होगा। जो बोलेंगे सो करूंगी, पर बताइए रॉयल्टी कैसे आएगा। उसके बाद से मैंने डेडिकेशन दिखा दी कि हाँ आप करना है तो करना है। उसके बाद से फिर मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी, और यहाँ पे मेरी एजुकेशन वो भी काम आई, और साथ में मैंने जो रिसर्च कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग पे, उस पर भी आई। बीच में जब कॉलेज में स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे चैलेंजेस आई थी। मुझे याद है कि एक बार जब मैं ऐसा होता था कि मैं मंडे टू फ्राइडे क्लासेस करती थी, और फ्राइडे को या तो इवनिंग में या तो सैटरडे को मॉर्निंग में निकल जाती थी, और सैटरडे संडे में बाहर ही रहती थी। तो मेरे जो दोस्त लोग थे तो उनका एक अलग रूटीन होता था, या तो सैटरडे संडे कोई मूवी जाना है, कोई बर्थडे पार्टी है, या कोई क्लब ज्वाइन करा है तो वहाँ पे जाना है, या कोई गेम है वहाँ पे जाना है, यानी तो घर जाना है, यानी तो सोना है। इस तरीके से उनका होता था, और मैं कंप्लीटली उनके ग्रुप से बाहर हो गई थी। तो उनको लग रहा था कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊं, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूँ। तो उन लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे थे। मुझे याद है कि एक बार जब मैं संडे को वापस आई थी नाइट को, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, और हम लोग छत पे थे, और मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया। 4-5 लोग मुझे घेरे हुए थे, और 4-5 लोग मुझे घेर के पूरा इतना ज्यादा समझाने की कोशिश की, इतना ज्यादा समझाने की कोशिश की कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। और मैं वहाँ पे बीच में बैठी हुई हूँ, और सब लोग मुझे समझा रहे हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, उसके बस कुछ दूरी पे एक लड़का है जो सिगरेट पी रहा है, और वो सिगरेट का एकदम गोला गोला बना रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ, वहां पे मैं एक कान से सुन रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ
कि यहाँ पे मैं एक अलग चीज कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि मत करो, और वहां पे वो आदमी जिंदगी भर अपना बिगाड़ रहा है, अपनी मौत से खेल रहा है, सिगरेट पी रहा है, पर उसको समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, और यही हो रहा है सोसाइटी में कि कोई आवारापंथी कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गलत संगति में है, उसको समझाने के लिए कोई नहीं जाता। लेकिन आप इस सोसाइटी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, आप कुछ अपना अलग एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, तो लाखों लोग मिल जाएंगे आपको समझाने के लिए कि आप ये मत करो। लेकिन वही चीज है, या तो मैं उसको समझा दूं या वो मुझे समझा दे, तो मुझे लगा कि दोनों पॉसिबल नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ को, बोला कि आप जाओ। और बहुत सारी चीजें हुई, लोग बोले कि क्या कर रही है, ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करो, तो ये मत करो, वो मत करो। बहुत सारे सीनियर ने मतलब मुझे इतना डांटा था कि मैं लिटरली रोई थी मैं इस चीज को लेके। लेकिन डेडिकेशन था। अपलाइन को फोन करते थे कि सर ऐसे हुआ, बोला कि तुम करते रहो, वक्त उसको समझा देगा, और वही हुआ। जब मेरी टेक्निकल की पिन आई थी और मैंने अपना वंडर वर्ल्ड ओपन किया था, तो वही सारे लोग जो बोलते थे कि आज से मत करो, पढ़ाई करो, और जब मेरे पास वीडियो कॉल आया था, जब लॉकडाउन में मैं थी, तो वो लोग जब बोलते थे ना कि आज से छोड़ दो और पढ़ाई करो, उनका ही फोन मेरे पास आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आगे का क्या प्लान है, तो सबसे पूछ रहे थे, ऐसे डिस्कशन चल रहा था। तो बोले कि सब कुछ ठीक है, वंडर वर्ल्ड क्विक का ओपनिंग की हो, आज से मैं टेक्निकल अचीवर हूँ और अभी पीएचडी ज्वाइन करूंगी। तो वही जो बंदा मुझे सबसे ज्यादा डांटा था, वो बंदा मुझसे पूछता है क्यों आजकल तो फुल टाइम नहीं कर सकते क्या? एंड मैं ऐसे थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो बोले कि मतलब, तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारा इतना कुछ अच्छा सेटअप है, तो पढ़ाई छोड़ दो, आज से करो। सेम बंदा लेकिन ऑपोजिट लाइन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये जरूर बोल सकती हूँ कि लोगों के जो है ना व्यू बदल जाते हैं, नजरिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है। आप जो आपको बोलते थे ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वही बोलने लगते हैं कि अरे इससे बेहतर आदमी तो आज तक दुनिया में हम नहीं देखे हैं। तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये बदलाव तभी होता है जब आपके हालात बदलते हैं। आपको अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, आपके हालात आपको खुद बदलने होंगे, और आपके हालात को बदलने का जिम्मेदार कौन? आप, एकदम आप। तो आपकी हालात को बदलने के जिम्मेदार आप हैं, तो फिर आपको ही बदलनी होगी। लेकिन उसको बदलने से पहले आपको कुछ चीजें है ना अपने अंदर डालनी होगी। इतने सारे अप्स डाउन आए, इतने लोगों ने आसपास बोला, सराउंडिंग के लोगों ने बोला नहीं कर सकती हो, बहुत सारे अप डाउन आए, रिजेक्शन को फेस किया। और जब लड़की हो के आप इस बिजनेस को करते हैं, तो बाहर बहुत सारे अप डाउन देखने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं। बहुत सारे अप डाउन देखने के बावजूद भी मैं कर पाई, बिकॉज मेरा विजन क्लियर था। मुझे पता था कि मैं ये बिजनेस जो है ना 5,000, 10,000, 25, 50, 1 लाख के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मैं बिजनेस जो ऐसे इस चीज के लिए कर रही हूँ ताकि मेरे पास टाइम फ्रीडम भी हो, सिक्योरिटी भी हो, मेरे पास एक ऐसी इनकम हो जो इनकम मैं नहीं भी रहूं तो मेरी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। इतना बड़ा विजन अगर आपके पास होगा, आपके पास ये होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहा, मैं अपने टीम के लिए, अपने आसपास के लोगों को उठाने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, मैं गिविंग नेचर से बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में नेगेटिव नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं कर सकते। लेकिन वो डेडिकेशन आपके पास होना चाहिए, और डेडिकेशन मेरे पास इसलिए था बिकॉज मैंने बहुत सारी डेटा देखी हुई थी। उस डेटा पे थोड़ा सा बात करते हैं। उस डेटा को मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? जी मैम, दिख रही है। चलिए, कुछ डेटा मैं शेयर करती हूँ और उसमें मैं कुछ बैकग्राउंड तैयार करूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हम लोगों का मेन मोटो क्या होता है? हम लोग मेन ये सोचते हैं कि हम कोई ना कोई जॉब करेंगे, और आज के टाइम पे जो विचारधारा हमारी है वो जॉब वाली ही है कि हाँ मुझे जॉब करना है, जॉब करना है। लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं कि हम उस जॉब वाली विचारधारा से निकलने के लिए कैसे तैयार होंगे। एक सेकेंड। तो मेरे भी माइंड में ये था कि जॉब तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू देखा कि जॉब और उसमें क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे नहीं आना। मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि आज के प्रोग्राम में ज्यादा लोग यूथ है, राइट अमित सर? यस बिल्कुल। हाँ, ज्यादा लोग यूथ हैं। तो हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया,
उसके बाद हमें जॉब करनी है। तो मैंने देखा कि जॉब का क्या परिस्थिति है, और कुछ लोग सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है इसलिए जॉब में जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ओनली 3% लोग कामयाब हो पाते हैं। एक डेटा मैं आपसे शेयर करती हूँ, लोग बोलते हैं कि 3% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। मतलब कि अगर 100 लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो 3 लोग ही है जो कामयाब हो पाते हैं। तो मुझे भी ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेट है वो अच्छी नहीं है। तो मैं बोली कि अच्छा, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेट अगर हम लोग देख सकते हैं, तो यानी कि हम और सब चीजों का सक्सेस रेट भी तो देख सकते हैं। फिर मैंने सक्सेस रेट देखना स्टार्ट किया, तो हमारे इंडिया के सबसे जो प्रचलित सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होती है वो होती है यूपीएससी की। तो मैं सोचा कि चलो यूपीएससी का एग्जाम का सक्सेस रेट देखते हैं। तो यूपीएससी का सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, लोग ये प्लान करके चलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद 40 ईयर्स का प्लान होगा। 40 ईयर्स का प्लान का मतलब क्या हो गया? 40 ईयर्स का प्लान इनका मतलब है कि आप पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद आप जॉब स्टार्ट करते हैं, और जॉब स्टार्ट करने के बाद आप इस परिस्थिति में 40 साल तक काम करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिव इनकम आप कमाते हैं। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। नो वर्क नो इनकम। तो हमारे पास 2 तरह का प्लान होता है। एक तो 40 ईयर्स का प्लान होता है, जब एक लड़का या लड़की पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग कोई भी नौकरी स्टार्ट करते हैं और 40 साल तक काम करते हैं। 40 साल तक, ये मैं एज्यूम करती हूँ कि 20 साल में किसी को अगर नौकरी मिल जाती है तो, वरना ये तो टफ होता है 20 साल में नौकरी मिलना। लेकिन मैं बोलती हूँ 20 साल में नौकरी मिली, 40 साल तक काम किया, यानी कि 60 साल उम्र तक काम किया, उसके बाद रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट वाली स्थिति है ना, ऐसी वाली हो जाती है, सब लोगों ने देख रखा है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जॉब करने वाले लोग होते हैं, जो खुद का व्यवसाय करते हैं, वो लोग आ जाते हैं। इनफैक्ट प्रोफेशनल लोग भी इसमें आ जाते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए वगैरह। हालांकि अभी डॉक्टर्स की बहुत इज्जत है, बहुत जरूरत है। मैं आज के जो भी डेटा शेयर करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज के जो डेटा है उसमें कुछ कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हेट करती हूँ, किसी प्रोफेशन को हेट करती हूँ, या किसी से ना, मतलब कुछ ऐसा गलत इंटेंशन से कुछ भी नहीं होगा। मैं बस एक कड़वी सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या चल रहा है। हम जब तक डेटा को नहीं देखेंगे, और चूंकि मैं साइंस में हूँ, रिसर्च में हूँ, सारा कुछ डेटा पे ही मैं करती हूँ, तो मुझे डेटा से बहुत प्यार है। और जब डेटा आप देख लेते हैं ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि आप जब डेटा देख लेते हैं तो यानी कि वो ज्यादा अच्छा फैक्ट होता है। और जब फैक्ट पे बेस कोई बात करते हैं ना, तो फिर ज्यादा अच्छे से माइंड हमारा कैप्चर कर पाता है, माइंड समझ पाता है। इसलिए मैं आपको डेटा दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जाएंगे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो ओनली 3% लोग होते हैं जो सफल हो पाते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी का ये डेटा आपको मैं दिखा रही हूँ, उसका क्या स्टैटिस्टिक्स है। 2019 की बात अगर करें, 2019 में 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 8 लाख लोगों ने। और पहला एग्जाम कितने लोगों ने क्लियर किया? 11,845 लोगों ने। और उसमें से इंटरव्यू के लिए कितने लोग सेलेक्टेड हुए? 2034 लोग। और उसमें से फाइनल सिलेक्शन बस 829 लोगों का हुआ। 8 लाख और कहाँ 829। यानी कि डेटा को अगर देखे जाए तो अगर सक्सेस रेट होगा वो लेस देन 1% है, लेस देन 1%, यानी कि पूरा 1% भी नहीं है। अगर आप 8 लाख को आप 8 लाख में अगर करेंगे कि 829 का कितना होता है, इसको मैंने कल निकाला था, 0.1034 ऐसे परसेंटेज आता है। यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम की बात करूंगी। लोग बोलते हैं कि हम यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करेंगे, लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद लग जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, कुछ लोग निकाल पाते हैं। मैं बहुत सम्मान करती हूँ एक आईएएस ऑफिसर का, वो बहुत सम्मानित पोस्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, बहुत कुछ देती है सोसाइटी को। लेकिन जो हमारे यूथ है, जिस तरीके से हमारे यूथ इस रेस में दौड़ रहे हैं, और आप देखिए सक्सेस रेट क्या है, लेस देन 1% है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो कम से कम 3% है, लेकिन यूपीएससी में लेस देन 1% है। और जो आप डेटा देखेंगे ना, 2008 से देखेंगे तो भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कि आने वाले टाइम में ये जो 0.1% है, ये और घट जाएगा, ये सक्सेस रेट और घट जाएगी। कुछ बोलेंगे हमें यूपीएससी थोड़ी ना करना है, हमें तो जनरल जॉब लेना है। तो बोले कि ठीक है, जनरल जॉब लेना है, तो कुछ लोग अभी एसएससी का बहुत ज्यादा धूम चलता है कि मुझे एसएससी करना है, एसएससी करना है। तो एसएससी का भी रिजल्ट देख लीजिए। एसएससी का अगर आप देखेंगे तो 2012 में की अगर देखें, क्योंकि बहुत दिन से एसएससी का भी एग्जाम वगैरह सब कुछ नहीं हुआ है, 2012 तक का डेटा मेरे पास है। और मैं पुराना डेटा इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि लोग ये बोले कि अभी तो कोरोना टाइम है, अभी तो डेटा घटेगा ही।
लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको पुराना डेटा दिखा रही हूँ कि आप देखो किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है। अभी देखो 2012 में ये 1.7% था सक्सेस रेट, यानी कि बस 1.7% लोगों का होता था 2012 में। और इसको देखिए जिस तरीके से आपका समय बढ़ा है, ये जो नंबर है वो बढ़ते गए हैं और सक्सेस रेट जो है वो घटता गया है। 0.3% सक्सेस रेट है एक एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने की, और हम लोग उस देश में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 3% है, ज्यादा सक्सेस रेट है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आप सफल हो पाएंगे। उसके बाद दूसरी और देखते हैं, रेलवे का आप देख लीजिए, रेलवे में 2.8 करोड़ 2,80,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें बस 90,000 लोगों का सिलेक्शन पोस्ट है, और इसमें सब पोस्ट है, ग्रुप डी से लेके सी से लेके बी से लेके सब सारा ग्रुप है। आप देखिए सक्सेस रेट है क्या, कहाँ 2,80,00,000 और कहाँ 90,000। ये सक्सेस रेट यहाँ पे भी बहुत कम है। इससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। उसके बाद देखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम बैंक पीओ बन जाएंगे, तो बैंक पीओ का अगर आप देखिएगा, ये डेटा मैं आपको दिखाती हूँ, ये डेटा देखिए 2.8% सक्सेस रेट है। और ये डेटा कब का दिखा रही हूँ मैं, 19 नवंबर 2018 का दिखा रही हूँ, लगभग 2 साल पहले का डेटा दिखा रही हूँ। और अभी के सिचुएशन में जहां तक सबको पता है, जो भी लोग आश्रम में है, सबको पता है कि आश्रम में जब आप बैंक पासबुक अपलोड करना होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बैंक मर्ज हो रही है, बहुत सारी बैंक बंद हो रही है। पहले जो बैंक होती थी, जहाँ पे 5 बैंक होती थी, वो 5 बैंक खत्म होके अब 3 बैंक रह गई या 2 बैंक रह गई है। तो अगर मैं देखूं कि अगर 5 बैंक में 5-5 लोग भी काम करते थे तो 25 लोगों की जॉब थी। अब ये 3 बैंक रह गया है तो बस 15 लोगों की नौकरी रह गई है। कहाँ 25, कहाँ 15, मतलब कि 10 लोगों की नौकरी खत्म। तो आज के टाइम पे जब लोग ऐसे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बोलती हूँ भैया रुको, नौकरी तो नहीं मिल रही है, पर जिसकी है ना उसकी बच नहीं रही है। हाँ, तो नौकरी नहीं मिल रही है अलग बात है, जिसकी है उसकी बच नहीं रही है। और मैंने बहुत सारे प्राइवेट नौकरी की बात करूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो आईटी कंपनी में थे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में थे, इस लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया और उनकी जो सैलरी थी वो आधी कर दी गई। एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब में आईटी सेक्टर में जहाँ पे लाखों की इनकम थी उनकी, और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। एक झटके में जो इनसफिशिएंट व्यक्ति थे, जो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनको निकाल दिया गया। तो मतलब सोचिए कि क्या सिचुएशन आती जा रही है। हमें ये समझना होगा, डेटा को सोचना होगा कि हम किस पे जा रहे हैं। और ये मैं आपको अच्छे जॉब का बता रही हूँ जिसमें लोग रेस में दौड़ रहे हैं। एक आदमी है ना 5-5, 6-6 बार एक फॉर्म को भरता है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, 5-5, 6-6 बार भरते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि वहाँ पे सक्सेस रेट इतना कम है और वहाँ पे एक्टिव इनकम है, वहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। एक झटके में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा और आपकी जॉब खत्म, एक झटके में खत्म। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो सब कुछ खत्म। और ये सब डेटा मुझे देखने का बहुत पहले से शौक था, और जब मैं 2015 में ये सोच रही थी कि मुझे आश्रम नहीं करना, उस टाइम पे मैंने ये सब बहुत सारा चीज देखा, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारा चीज देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे वीडियो देखी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आने वाले टाइम में हमें हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा, वो सब मैंने देखा। और यही कारण है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, बिकॉज मैंने हमेशा एक्स्ट्रा चीजें सीखने की कोशिश की है। आज के टाइम पे जब इतनी जूम मीटिंग, इतनी ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, तो लोग बोलते हैं कि यार कितना जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, कितना देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने अच्छे लीडर बनेंगे। आप इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं करते क्योंकि आपकी टीम ज्यादा ग्रो करेगी, आपकी टीम ज्यादा अच्छा करेगी। आप इसलिए भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं बिकॉज जब आपकी बारी आएगी ना बोलने की, तो आपके बोलने में वो चीज तभी निकलेगा जितना आप सीखेंगे। आज के टाइम पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास कोई रॉयल्टी अचीवर का भी अगर लिंक आ गया ना, कोई रॉयल्टी अचीवर या कोई स्टार पिन अचीवर भी अगर मीटिंग ले रहा है, तो मैं इस मीटिंग को ज्वाइन करके मैं देखती हूँ कि वो बंदा क्या बता रहा है। और मुझे पता है कि अगर वो 10 बात बताएगा तो एक ना एक बात ऐसे जरूर बताएगा जो शायद मुझे नहीं पता हो, बिकॉज हम लोग सब लर्निंग फेज में है। मैं सब कुछ नहीं जानती और आप भी सब कुछ नहीं जानते। हो सकता है कुछ चीजें आप मुझे सिखा देंगे, कुछ चीजें मैं आपको सिखा देंगे, और यही लगातार इस तरीके से ये जो पूरा मिल के काम करने वाला है। मतलब मैं कुछ आपको दूंगी, आप कुछ मुझे देंगे, और इसी से हम दोनों एक बहुत बड़े लीडर बन पाएंगे।
तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी आपको सीखने को मिले ना तो फट से सीखिए, मत सोचिए कि ये मुझसे छोटा लीडर है, मुझसे बड़ा लीडर है, ये तो मेरे टीम का मीटिंग नहीं, ये तो दूसरे टीम का मीटिंग है। आपकी माइंड में वो फिल्टर होना चाहिए कि क्या मुझे लेना है, क्या मुझे छोड़ना है, और वो फिल्टर मेरे दिमाग में मैंने लगा दिया है। और वो फिल्टर है ना बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है, बस आपका माइंड सेट आपको होना चाहिए, फिल्टर ज्यादा कीमत नहीं लगती उसकी। तो अपने माइंड में फिल्टर लगाइए और फिल्टर लगा के काम कीजिए। तो ये पूरा का पूरा चीजें जब मैं देखी थी और सारा डेटा मैं देखी थी, मैं बोली थी इससे आसान तो नेटवर्क मार्केटिंग है, बिकॉज वहाँ पे 3% सक्सेस रेट है, यहाँ पे तो 0.3% सक्सेस रेट है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये सक्सेस रेट जो है वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये चीज मेरा क्लियर हो गया था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी जिंदगी के 40 साल घिस घिस के काम करना चाहती हूँ, और हर एक पल अगर कुछ भी चेंज होगा, नोटबंदी होगी तो दिल में धक 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 होगा कि मेरा क्या होगा, अगर कुछ भी आएगा, कुछ भी एक महामारी आ जाएगी तो दिल में धक 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 होगा कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। और आज के टाइम पे वही हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर जिनकी सैलरी 90,000 80,000 थी ना कोरोना के टाइम पे, उनकी सैलरी उनको नहीं मिल रही है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उनको अपने घर में राशन चलाने के लिए ना किसी दुकानदार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये सिचुएशन है। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रही हूँ, सब प्रोफेशन जो है बहुत अच्छी है, मैं सबका हाथ जोड़ के सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन हमें समझना होगा कि हम यूथ है जिनकी उम्र 20 से 30 साल है। 20 से 30 साल की उम्र में अगर आप इस डेटा को समझ जाते हैं और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लगा देते हैं ना, तो आप इतिहास रच देंगे। आप अपने खानदान में ऐसे आदमी होंगे जो खानदान का पूरा रूपरेखा चेंज कर देंगे। लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे सटीक तरीके से देखना होगा। और ये सब कुछ डेटा जो मैं दिखाई हूँ ना, एक भी रुपया नहीं लगा मुझे डाउनलोड करने में। ये डेटा सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन हम किस डेटा को देखते हैं ये हम पे है। हम रिचार्ज कर रहे हैं, जियो में रिचार्ज कर रहे हैं, एयरटेल में रिचार्ज कर रहे हैं, वाईफाई के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस वाईफाई का, उस जियो के रिचार्ज का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इस्तेमाल आपको कराएगा कि आपका लोक संसार कैसे इस्तेमाल करेगा। तो ये सब डेटा अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मुझे सक्सेस रेट जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा ये कि मैं कि ये वाला प्लान अपना लूं, 2 से 5 साल का प्लान। यहाँ पे क्या होगा कि आप काम करोगे और काम करके पैसिव इनकम यहाँ पे आप कमाओगे, और ये वाली लाइफ आपकी होगी। मतलब आप आराम कर रहे हो और पैसे झट 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 टपक रहे हैं। हाँ, और गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने इस चीज को अपना लिया। और जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया था। एक ऑप्शन क्या था मेरे पास, मेरी जो कॉलेज होती थी, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आपका क्लियर हो जाए ये चीजें। जब मेरा कॉलेज होता था तो लगभग कुछ लोग ये बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ होता है, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचिए कि एक 12th का बच्चा जितना क्लासेस करता है, जितना कोचिंग करता है, जितना पढ़ाई करता है, उतना कॉलेज में जाके होता नहीं है। सब लोगों को पता होगा 2-3 क्लास में निपट जाती है कॉलेज पर डे की। तो अगर मैं ये भी मान लूँ कि अगर मेरा कॉलेज 10 बजे से लेकर 4 या 5 बजे तक का है, तो लेकिन इसके बाद का टाइम मेरे पास है और इससे पहले का टाइम मेरे पास है, और साथ में मेरा कॉलेज मंडे टू फ्राइडे होता था, तो सैटरडे और संडे जो कॉलेज का टाइम था वो मेरे पास पूरा का पूरा फ्री था। 5 साल से मेरे कॉलेज के 2015 से लेके 2020 तक। हालांकि मैंने बिजनेस जो स्टार्ट करा था वो 2016 से स्टार्ट करा था। तो ये 2016 से 2020 जो था, ये 4 साल जो मैंने किया, ये 4 साल अगर मैं आज से नहीं भी करती तो जाता। जो टाइम था मेरे पास, ये मॉर्निंग वाला, ये इवनिंग वाला, ये सैटरडे संडे वाला, ये तो बीतता ही बीतता। किसी का बर्थडे पार्टी में बीतता, कभी कोई क्लब में बीतता, कभी कुछ में बीत जाता। लेकिन जब उस चीज को मैं उस तरीके से यूटिलाइज करती और बिता देती, तो होता क्या, अभी के टाइम पे मुझे ये सोचना पड़ता कि मैं क्या करूं। लॉकडाउन है, पीएचडी स्टार्ट नहीं हुई मेरी, क्या करूं, और इसके बाद में जॉब मिलने के लिए क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। बिकॉज कितने सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, कितने सारे लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, सबको तो क्लास में जगह नहीं मिल सकती, सबको तो कॉलेज में जगह नहीं मिल सकती। और आज के टाइम पे वर्चुअल क्लासरूम हो गया है। 2016 से मेरे को जो कॉलेज है उसमें एक वर्चुअल क्लासरूम है। हाँ, तभी वर्चुअल क्लासरूम का नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं देखी कि आइजर कोलकाता में पढ़ाते थे मेरे एक प्रोफेसर, और आइजर पुणे में और यूएस में सेम क्लास चलता था। पूरा वर्चुअल क्लासरूम था, यानी कि एक ही टीचर 3 क्लासरूम को हैंडल कर रहा है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देगी? सरकार नहीं बोलेगी कि एक यूनिवर्सिटी में एक टीचर को रखेंगे, अच्छा सा टीचर को रखेंगे, और वो टीचर 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ा देगा, यानी कि 10 लोगों की जगह बस 1 लोग काम करेगा।
आने वाले टाइम में यही होने वाला है। स्मार्ट क्लासरूम चीजें आ गई है आज के टाइम पे। इस कोरोना ने तो सबको समझा दिया है कि जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग क्या होती है, सब कुछ को समझा दिया। तो आने वाले टाइम में जॉब का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोरोना ने एक चीज को ला दिया है कि लोगों को बता दिया है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। आज के टाइम पे जिसको ठीक से लुंगी पहनना नहीं आता ना, वो भी जूम मीटिंग पे आके देख लेता है। ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है कोविड-19 में। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो मेरे पास भी ऑप्शन था, 4 साल ऐसे ही मस्ती से गुजार देती, 5 साल ऐसे ही मस्ती से गुजार देती, लेकिन वो एक सिचुएशन एक थोड़ा-सा दिमाग में आया कि नहीं, छोटे-छोटे सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 दिन के लिए मैं काम कर लूँ? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सुबह को जल्दी उठ जाऊँगी? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं रात को ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ? क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर मैं ट्रेन में ही पढ़ाई कर लूँ तो? एक वाक़या मुझे याद आया कि मेरा जो था एग्जाम, मेरा एक मीटिंग था, मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए आना था और मुझे कटिहार आना था। और कटिहार में जो मीटिंग होती है वो सैटरडे को होती थी और अररिया में जो मीटिंग होती थी वो संडे को होती थी। तो ये वाला चीज था एंड मुझे जाना था, टिकट विकट सब कुछ बना हुआ था और अचानक से फ्राइडे को एक टीचर आते हैं और आके बोलते हैं कि मंडे को तुम्हारा 10 बजे से टेस्ट है। एंड मैं एकदम शॉक्ड, मैं क्या करूंगी? मैंने पढ़ाई नहीं करी थी ठीक से एंड मुझे जाना भी है, आना भी है, किस तरीके से करूंगी? पर मैं बोले कि सब कुछ मैनेज कर लेंगे, कैंसिल तो नहीं करेंगे। ये जिद था मेरा कि जो मीटिंग है उसको कैंसिल तो नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अगर बहुत मैं मैनेज नहीं कर पाई, कुछ ऐसा हो गया, तभी मैं कैंसिल करूंगी, लेकिन मुझे तो कैंसिल नहीं करना है। मैंने बोला जाना तो है। फ्राइडे को क्लास करके आई, बैग पैक की, जो सिक्स एग्जाम था नोट्स ली, किताब ली, ट्रेन में बैठी, ट्रेन में पढ़ते पढ़ते आई रात भर। कटिहार में आई, मीटिंग अटेंड की, फिर अररिया में आई, मीटिंग अटेंड की। सर गए थे, सर की गाड़ी से वापस आई कटिहार। कटिहार में हाटे बाजारे पकड़ी और हाटे बाजारे में बैठ के रात भर पढ़ाई की। आके सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंची, 10 बजे टेस्ट दे दिया, पास भी हो गया। हो गया, हो जाता है। जब आप चाहते हो ना कि करना है तो सब कुछ हो जाता है। और ऐसा ही क्या फर्क पड़ता है अगर रूम के बेड पे नहीं बैठ के स्लीपर में झूलते झूलते पढ़ाई कर लिए तो क्या है, झूला पे बैठ के पढ़ाई कर ली, क्या फर्क पड़ता है? और ये बस ये एटीट्यूड होना है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। हाँ, 2 साल दे दिया, 5 साल दे दिया, क्या हो जाएगा? लेकिन ये एटीट्यूड था कि देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, और हो गया। आज के टाइम पे बताऊं तो मेरी जो टर्नओवर थी पिछले महीने लगभग 28 लाख का था, 28 लाख। हाँ, और इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 28 लाख का था, इम्पोर्टेंट ये है कि 28 लाख का टर्नओवर 23 साल की लड़की का पढ़ाई करते करते साथ था। और ये सिस्टम की ताकत है कि एक ऐसी लड़की जो पार्ट टाइम में काम की और उसका 28 लाख का टर्नओवर है, और वही चीज मुझे मिला। और उससे जो चेक बनेगा वो भी मैंने आज तक कभी बोला नहीं, लेकिन आज बोलती हूँ, लगभग 79,000 का बनेगा, लगभग 80,000 का बनेगा 23 साल की उम्र में पार्ट टाइम करते हुए। तो ये सिस्टम की कंप्लीटली ताकत है और ये करते करते आज ये हुआ है। तो ये दूसरा जो होता है प्लान, दूसरा प्लान जो होता है वो 2 से 5 साल का होता है, पैसिव इनकम का होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती है, आपके पास पैसिव इनकम होती है, साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। इस कोरोना के टाइम में शायद मैं ये बोलूँ तो बहुत अच्छा मैंने किया था कि आश्रम को करके रखा था, मेरी फैमिली ने आश्रम को करके रखा था। अगर मैं एक मिनट के लिए अगर आंख बंद करके ये सोचती हूँ कि अगर मैं आश्रम में नहीं होती तो क्या होता, तो डर हो जाता है कि क्या होता, घर में पैसे कैसे आते हैं इस लॉकडाउन में, तो एकदम डर लग जाता है। तो वो सिचुएशन थी। तो ये 2 से 5 साल में कौन कौन लोग आते हैं? राइटर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर आते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले आते हैं, और एक कंपनी जो बिल्ड कर लेते हैं वो सब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि लोग जो बोलते हैं राइटर, साइंटिस्ट, सिंगर को आता है, लेकिन सोचिए कि एक राइटर, क्या बहुत सारे राइटर ऐसे नहीं है जिनकी किताब नहीं चली मार्केट में? नहीं चली, नहीं, लोग ऑडियंस पसंद नहीं किए, तो आज उनके पास रॉयल्टी इनकम नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा चीजें आविष्कार की, लेकिन उन्होंने जो आविष्कार किया उसका कुछ यूटिलाइज इंडस्ट्री में नहीं हो पाया, उसका कुछ यूटिलाइज वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाया, तो उनके पास रॉयल्टी इनकम नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग गायक बने, लेकिन कितने लोग ऐसे गायक थे जो कि जब रिटायरमेंट के बाद उनके पास ठीक से खाने के लिए पैसा नहीं था, तो रॉयल्टी इनकम तो बात की बात है। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लोग होते हैं, एक पल में शेयर मार्केट पूरा गिरता है, उसकी इनकम खत्म। और जो कंपनी की बात होती है ना, कंपनी में अगर IBM की रिपोर्ट देखें तो 90% जो बिजनेस स्टार्टअप होता है वो 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, 90% बिजनेस। और बाकी जो 10% बच जाते हैं वो 10% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी सिक्योरिटी नाम की चीज वैसे नहीं है कि अगर कोई राइटर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई इन्वेस्टमेंट करने लगा या कोई अपनी कंपनी खड़ा कर लिया तो पूरा सिक्योर हो जाएगा। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज यहाँ पे उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है।
बस तब तक जब तक कि आपके पास एक यूनिक आप नहीं है, आप ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपके पास यूनिक टैलेंट होना चाहिए। एक ऐसी बुक लिख दे जो कि वर्ल्ड वाइड चल जाए तभी चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है वो पूरा भरपूर नहीं है, जहां तक मैं अगर पूरा रिसर्च करके बताऊं तो, पूरा देख के बताऊं तो। आप खुद से सोचिए ना, एक राइटर ने किताब लिखा, वो नहीं चला तो थोड़ी ना उसको पैसा मिलेगा, लेकिन लास्ट में जो ऑप्शन है, ये लास्ट में जरूर है, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी है कि अगर आप टीम बना लेंगे ना, उस टीम बनाने के बाद कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि नमक खाएगा नहीं, नहाएगा नहीं, कपड़ा नहीं पहनेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी है। और जिस कंपनी में हम है, हाँ, उस कंपनी में आके वो सिक्योरिटी और 100 टाइम्स बढ़ जाता है। बिकॉज हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो कुछ भी हो जाए बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और ये प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज इस लॉकडाउन में सब कुछ प्रूव हो चुका है। लॉकडाउन में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर हमारी कंपनी का गया, लॉकडाउन में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर मेरा गया। आप देखिए ना, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नओवर आपका लॉकडाउन में ही गया है ना। तो जब लॉकडाउन में चल सकता है बिजनेस, तो सब टाइम चल सकता है, ये कॉन्फिडेंस हमें आ चुका है। तो फिर देखिए, हाँ, तो ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट करा और करते करते मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज को बात करते हैं कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर वो सफल क्यों नहीं हो पाते। सक्सेस रेट 3% है, लोग आते भी हैं फिर, लेकिन क्या कारण है कि लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे कारण को जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि क्या दिक्कत होती है। तो देखिए, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या आश्रम में आते हैं तो हमारे पास कोई बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है इसको मतलब समझते हो। अभी के टाइम पे कुछ लोग फॉर्म अपना भरते हैं, अपना देखते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम में क्या होता है, जब कोई आश्रम ज्वाइन करता है तो आश्रम ज्वाइन करने पे उसका फॉर्म भी कोई और भरता है, उसका केवाईसी ओके हो गया ये भी कोई और बताता है, उसको परचेजिंग करनी है ये भी कोई और बताता है, उसके अकाउंट में पहली इनकम आई ये भी कोई और बताता है, उसके नीचे ज्वाइनिंग हो रही है ये भी कोई और बताता है, और उसका जो नीचे बिजनेस कैसे कैसे हो रहा है ये भी कोई और बताता है। इस तरीके से होता है कि बिजनेस जो है ना, इतना दूसरे लोग करके दे देते हैं ना कि हम इसकी जो ग्रेटनेस है उसको भूल जाते हैं। सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ लगता नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में करना है, घर से करना है, और कोई यहाँ पे आपको प्रेशर भी नहीं देता कि आपको ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। और ज्यादा प्रेशर दे दिए तो लोगों के ईगो पे लग जाता है कि हम इसका कर्जा खाए जो इसका बात सुनते रहेंगे, बस फोन उठाना बंद। तो ये वाली सिचुएशन है। तो हम लोग आते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उसका एक कारण जो मुझे लगता है वो कारण ये है कि या तो हम स्टूडेंट लाइफ में ज्वाइन करते हैं, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो एजुकेशन हमें बिजनेस करना नहीं सिखाती, हमारे बिजनेस माइंडसेट को डेवलप नहीं करती है, या नहीं तो हम एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय से आते हैं इस इंडस्ट्री में, बिजनेस ओनर इस वाली कैटेगरी में आता है, या तो जो अपना बिजनेस करते हैं उससे आते हैं। देखिए, इस दोनों में ये पतली सी लाइन है। मेरे ख्याल से ESBI सबको पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो अपनी अपलाइन से पूछ लीजिएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो ESBI में क्या होता है कि हम यहाँ जो पतली लाइन है ना, ये पतली लाइन बस छोटी सी लाइन नहीं है। ये लाइन जो है, इस लाइन को मैं बोलती हूँ, ये लाइन है माइंडसेट का। ये पतली सी लाइन है तो बहुत ज्यादा भारी भरकम है। इससे इधर जो है और इससे इधर जो लोग है, दोनों का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इनका जो है ईगो बहुत होता है, वो छोटा सा ईगो ना बहुत होता है। मुझे कोई ना कैसे बोलेगा, मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर देगा, मैं किसी को कैसे बताऊंगा, मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लोगों को क्या बोलते हैं वो, कि मैं लोगों को तेल नहीं लगा सकता। तो ये सब माइंडसेट होता है इनका। हाँ, और ये वाले लोग क्या होते हैं कि हम अपना काम करेंगे, खुद से करेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी लोगों की जरूरत नहीं है, जो हम करते हैं वही परफेक्ट होता है, दूसरे लोगों को कुछ भी करना आसान नहीं है। ये माइंडसेट है। तो और लेकिन बिजनेस ओनर क्या होते हैं, ये एक सिस्टम पे डेवलप करते हैं। इनको लोगों से काम कराना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है, लोगों अगर रिजेक्शन मिलता है तो इनको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एग्जांपल दूं, जो रितेश अग्रवाल है, जो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल है, उनको इंडिया का सबसे यंगेस्ट मिलियनर के उपाधि दी गई है। ओयो का जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट करा था, उनको कुछ पैसे चाहिए थे और वो जाते थे लोगों के पास कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। वो बताते कि इंटरव्यू में उन्हें 35 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया गया था, नहीं मिला था पैसा। 35 टाइम्स, 35 बार। सोचिए, यहाँ पे हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 10 में से कोई 3 तो आते ही आते हैं ना, मिनिमम 3 तो आते ही आते हैं। यहाँ पे 10 में से 3 लोग आते ही आते हैं। अगर हम 30 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 9 लोग आएंगे ही आएंगे, ये श्योर है।
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास 35 लगातार रिजेक्शन मिला होगा, 35 लगातार रिजेक्शन मिला होगा, उसका क्या माइंडसेट होगा कि फिर भी उसने उस चीज पे लगे रहा। और यही होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट। और ये चीज मैंने बहुत कुछ देखा। अगर दैनिक भास्कर के अगर आप उसके सीईओ को सुनेंगे तो उनका कहना है कि अगर उनको एक चीज करना होता था ना, तो उनको एक हिंदी में उनकी न्यूज़पेपर थी और उनको राजस्थान में निकालना था, राजस्थानी में निकालना था, तो उन्होंने लगभग 1.5 लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करके उन्होंने जाना कि क्या चाहिए, हमें क्या दे सकते हैं। 1.5 लोगों को एक न्यूज़पेपर की बड़ी सी कंपनी जो इंडिया का नहीं सिर्फ वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है एक तरीके से, और उस न्यूज़पेपर के जो सीईओ है उनको एक छोटा सा न्यूज़पेपर निकालना था, बस एक एरिया के लिए निकालना था। तो उनके पास ऑप्शन था, वो किसी अपने जूनियर को भेज सकते थे, किसी एम्प्लॉय को भेज सकते थे, किसी को भी भेज सकते थे, पर उनका माइंडसेट था कि नहीं, मुझे जानना है कि मैं कैसे परफेक्ट एक न्यूज़पेपर बना सकता हूँ। उन्होंने 1.5 लोगों से मुलाकात की थी, डोर टू डोर जाके, इतना बड़ा आदमी। और जब मैंने इनके इंटरव्यू को देखा था, मैं बोले कि यार अगर ये कर सकता है 1.5 लोगों से मुलाकात, अगर मैं 1.5 लोगों से मुलाकात कर लूं तो क्या यहाँ पे जलवा होगा मेरी टीम का। तो ये माइंडसेट आया था, इसलिए इन सब लोगों को सुनना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग आश्रम में आ तो जाते हैं लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज हमारा माइंडसेट करेक्ट माइंडसेट नहीं है। हमारा माइंडसेट तुरंत गिव अप करने वाला है, लोगों की बात सुनने का है, सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे सुन लेते हैं। यकीन मानिए अगर मधुसूदन ने सराउंडिंग के लोगों की बात सुनी होती तो ना ही आज अच्छे कॉलेज में होती, ना ही आज आश्रम में होती, ना ही आश्रम में इतने अच्छे पोजीशन पे होती है। आपकी जो सराउंडिंग है वो आपके आसपास के लोग हैं और आप चाहते हैं कि उसकी बातें सुन के और आप उससे बड़ा बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। आप उनसे बड़ा भी बनना चाहते हैं और उनकी बात भी सुनना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़ छाड़ के भाग जाइए, लेकिन आपके कान तक क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके कान तक क्या आएगा आपके हाथ में नहीं है। जो भी आसपास से चलेगा आपके कान तक आएगा ही आएगा, लेकिन इस कान के थ्रू माइंड में क्या जाएगा ये आपके हाथ में है। माइंड में क्या लेके जाना है और किस चीज को कान से निकालना है ये कंप्लीटली आपके हाथ में। और यही चीजें मुझे लगती है कि आपके हाथ में ये है कि किस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है और किस बात को कान से सुन के माइंड में यहाँ पे लेके आना है और उसको दिल में, हृदय में ले जाके इसमें दिल में लगाना है कि आपको करना ही करना है। अब कुछ ऐसे नहीं है। मेरी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं ये चीज था कि जो लोग मुझे बोलते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं बोलते थे कि अब देखते हैं कैसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्रॉस लाइन के लीडर भी थे, मतलब मैं चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्रॉस लाइन के लीडर भी थे जिन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बोला था कि तुम बिजनेस नहीं कर पाओगी, तुम कैसे कर पाओगी, मेरे भी ना कैसे कर पाओगे, बोल रही चल करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। और किया मैंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, बहुत अच्छी जगह पूरे ऑल इंडिया में बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आ रही हूँ। ये बस माइंडसेट का खेल था कि अब तो करना ही है। तो जब आप आते हैं बिजनेस में ना तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। और चेंज एक दिन में नहीं होगा, मैं कंप्लीटली मानती हूँ कि एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए अपनी सराउंडिंग से निकल के ऐसे लोगों को सुनिए जो लोग भले इस इंडस्ट्री में ना हो लेकिन उन्होंने उस संघर्ष को देखा हो। जैसे मैंने ओयो का एग्जाम्पल दिया, इन्हें तो मार्केटिंग में नहीं है बट मैंने सुना है इनको। ये दैनिक भास्कर के जो सीईओ है, डायरेक्टर जो है, वो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, बट उनकी सक्सेस स्टोरी मुझे अच्छी लगी। जैसे कल वीडियो आया है सचिन तेंदुलकर सर का, उसके वीडियो आप देखिए, उसके वीडियो में इतनी खतरनाक बातें हैं। ये माइंडसेट है, लोगों की नाक फट गई है, तेंदुलकर सर की नाक फट गई है। उनको बोला गया है कि चलो ऑपरेशन करना है तेरा, और वो बोलते कि नहीं मैं खेलेगा। हाँ, जब सब कुछ लुट गया हो और उस टाइम पे उसके खड़े होकर जीतने का जो हुनर होता है ना, वही उसी चीज को डिफाइन करते हैं, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपके अंदर का वो एंटरप्रेन्योरशिप निकलना चाहिए, और वो निकालने के लिए आप सुनिए, लोगों को सुनिए, संघर्ष स्टोरी सुनिए, और जितनी बड़ी आपकी संघर्ष होगी उतनी बड़ी सफलता आपके पास आने वाली है। उतनी बड़ी बड़ी बातें आपके जो आंखों से झलकेगी, आपकी आंखों में लोग देखेंगे कि भाई ये तो बड़ा करने वाला है, चलो इसके साथ ज्वाइन कर दो वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। और मैं इसी एटीट्यूड से काम करती हूँ। मैं सीधे बोलती हूँ कि भाई देख, मैं तो आज तक ऐसे ही जो रिजेक्ट करते बोलते देख भाई तुम आओ या ना आओ बिजनेस में, मैं तो बिजनेस करूंगी। अगर आ जाओगे तो मेरा ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे लग जाएगा और कुछ फायदा तुम्हें मिल जाएगा। अगर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, तेरा नुकसान है, मेरा क्या जाता है। ये वाला माइंडसेट, ये वाला चीजें मैं बोलती हूँ लोगों को। कुछ लोग ऐसे रिजेक्ट करते हैं ना बहुत गंदे तरीके से, मैं सीधे बोलती भाई देख तू आएगा नहीं आएगा मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर तेरा बहुत कुछ जाएगा। तो ये वाला भी एटीट्यूड कभी कभी दिखाना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि मैं तो करने वाला हूँ, अगर आ जाओगे तो तेरा भी पार हो जाएगा नैया, नहीं तो तुम वहीं रह जाओगे।
तो ये माइंडसेट लेने के लिए, वो विश्वास लेने के लिए आपके अंदर वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे टिके रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल टिके रहेंगे। ये वाला जब आपके अंदर वो भरोसा आ जाएगा, वो बर्निंग डिजायर आ जाएगा कि आपको रखना ही है, आपको करना ही है, तो अपने आप आपकी बातों में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने बताई कि आप किस चीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, 40 साल के प्लान को लेना चाहते हैं या 2 से 5 साल के प्लान को लेना चाहते हैं, वो लीजिए। आप देखिए कि डेटा क्या बोलता है, जॉब का डेटा क्या बोलता है। उसके बाद में बोली कि आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, आप जब आते हैं तो या तो आप इधर से निकल के इधर आते हैं, या तो आप इधर से निकल के इधर जाते हैं, यानी तो इधर से लेके इधर जाते हैं, यानी तो आप स्टूडेंट से जाते हैं, या किसी के पास जॉब नहीं है तो बेरोजगार है या कुछ नहीं कर रहे हैं वो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना है कि मैं आया हूँ तो करके दिखाऊंगा, छोड़ के भागूंगा नहीं। रिजेक्शन को फेस करूंगा, नेगेटिविटी को फेस करूंगा, सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जब जब वो बोलेंगे तुझसे नहीं होगा तो अपने माइंड से ये बोलना है कि आपको करके ही दिखाना है। तो ये वाला माइंडसेट आपके पास आनी चाहिए, माइंडसेट को बदलिए। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी थी इस बिजनेस में टिके रहने के लिए। इस बिजनेस में टिके रहने के लिए और डेडिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस इंडस्ट्री के विजन को देखना। विजन को देखिए, ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये होती है कि हम इंडस्ट्री में जब आते हैं ना, इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो हमारे पास जो इनकम होती है इस लेवल की होती है। हम काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं लेकिन इनकम छोटी छोटी आती है, 500, 200, 300, 1000, 2000, 2500 ऐसे आती है। हम काम बहुत कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन इनकम छोटी छोटी आती है। लेकिन जब आप इस चीज को समझते हैं कि एक बार बीज बो गया है तो अब ये होगा ही होगा, अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे, छोड़ के ना भागे तो इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं और आपकी सिचुएशन ये वाली है, लेकिन आपका माइंड अगर ये देख पा रहा है तो आप यहाँ पे टिके रहोगे। अगर आप ये नहीं देख पाएंगे तो फिर ज्यादा चांसेस है कि आप छोड़ के भाग जाएंगे, आप क्विट कर देंगे इस जॉब को। तो यहाँ पे भी एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि जब आपका 2 मीटर यानी कि 2000 का इनकम हो, तब क्या आप 6 गुना इनकम अपने आप को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा हुनर होता है। तो इस चीज को देखने के लिए मैं सोची कि यार ठीक है, आज हम चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, लेकिन आगे भी चलेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो क्या गारंटी है, इस गारंटी को खोजने के लिए फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने बहुत सारी वेबसाइट को देखा, फिक्की को देखा, केएमपीजी को देखा, और फिर मैं देखी कि वो लोग डेटा शो कर रहे हैं कि इंडस्ट्री 193 बिलियन की होगी, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी, ये होगा वो होगा। तो मेरे दिमाग में आया और तभी मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी किसी इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं सोची कि ठीक है, ये इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है, बाकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करते ना तब तक हमारा माइंड इतना क्लियर नहीं होता है। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, दूसरे इंडस्ट्री को क्लियर करते हैं। तो फिर मैं बोली चलो देखते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो $20 बिलियन की है, 20 बिलियन की है डॉलर में। अभी जो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगी वो डॉलर में दिखा रही हूँ। आपका जो टेक्सटाइल है वो 108 बिलियन की है, आपका जो वीडियो गेम की इंडस्ट्री है वो 120 बिलियन का है, आपका जो मूवी इंडस्ट्री है वो $136 बिलियन का है, और वही हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो $193 बिलियन की है। यानी कि मूवी इंडस्ट्री से भी हमारी इंडस्ट्री बड़ी है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान, अनुष्का, आपके जितने भी जो भी फेवरेट एक्टर है, आपका नाम ले लीजिए, उनकी जो इनकम है उस इनकम से बड़ी आपकी इनकम हो सकती है, बिकॉज हम उससे बड़ी इंडस्ट्री में हैं। और ये जब मैंने देखा तो मेरे मतलब मैं खुश भी हुई, अचंभित भी रही, सरप्राइज भी रही, और मुझे लगा कि आज तक मैं कितना छोटा समझती थी इस इंडस्ट्री को। मुझे लगता था कि यार बॉलीवुड में जो भी है वो लोग तो मजे के हैं, करोड़ों में होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री उससे भी बड़ी है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो उससे भी बहुत बड़ी है, और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बड़ी होगी। ये कैसे बड़ी होगी इसके बारे में भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे बड़ी होगी। तो जब मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में जब मैं काम कर रही थी, यानी कि बाहर जाना है, काम करना है, आना है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती थी। कभी ऐसा होता था कि कपड़े धोने के लिए समय नहीं है तो रात को 2 बजे में कपड़े धोती थी, और जब रात के 2 बजे में कपड़े धोती थी तो मेरे दोस्त लोग हंसते थे कि क्या कर रही है, हाँ दिन भर काम करती रहती है। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि क्या करेगी इतना काम करके, क्या करेगी इतना करके। मैं बोले कि रुक जा, दिखाऊंगी क्या करूंगी। और उनको सबको दिख रहा है अभी, तो उनको ये दिख रहा था कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि मैं 5 साल काम करूंगी
जिंदगी भर बैठ के मजे करूंगी, और ये सब जो लोग मस्ती कर रहे हैं, ये लोग अभी बैठ रहे हैं, जिंदगी भर खटेंगे और उस टाइम पे मुझे मजा आएगा। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज को देख रही थी, विजन को देख रही थी, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं 5,000 10,000 रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार रूबी के लिए भी काम नहीं कर रही मैं स्टार डायमंड के ऊपर वाला लेवल के लिए काम कर रही हूँ, जो शायद अभी आया नहीं है, लेकिन जब तक मैं डायमंड में पहुंचूंगी तब तक वो आ जाएगा, और उसको मुझे अचीव करना है, जिसका नाम भी अभी मुझे नहीं पता है। उस चीज के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं इस चीज के लिए काम कर रही हूँ कि मैं 2 महीने तक कहीं बाहर में घूम रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ, और मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे आते रहे आते रहे। मैं उस चीज के लिए काम कर रही हूँ कि जब मेरे पास कुछ लोगों के फोन आएंगे तो वो बोलेंगे कि मधु मैम, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उस चीज को सुनने के लिए मैं काम कर रही हूँ, उस चीज को फील करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो ये अगर इतना बड़ा काम कर रही हूँ तो ये तो तकलीफ बहुत छोटी है। और आज के टाइम पे जितने भी टेक्निकल अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, मैं आप सबसे पूछूंगी कि इस लॉकडाउन में जब आपके पास इनकम आती है, और दिल पे हाथ रखिए और अपने संघर्ष के दिनों को याद रखिए, आपको आश्रम से जो मिला है अभी तक, और आपने जो मेहनत की है, आपको बहुत बौनी दिखती होगी, बहुत छोटी दिखती होगी। मैं खुद फील करती हूँ कि मुझे आश्रम से जो मिला है, जो नाम, इज्जत, शौहरत, जो पैसे मिले हैं ना, उस पैसे के बदले में, पैसिव इनकम के बदले में, वो जो मैंने मेहनत की है आज तक, वो बहुत ही छोटी दिखती है, बहुत ही छोटी दिखती है। और यही तो इस चीज का कारनामा है। लेकिन वही स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो आपको करना ही पड़ेगा, ये नियम है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको शॉर्टकट से गुजरना ही होगा। आपको अपने सराउंडिंग से निकल के बहुत बड़े काम करने ही होंगे, और उस चीज को अगर आपको ध्यान में रखना है तो विजन को ध्यान में रखिए। विजन है, आप किस लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप छोटे मोटे इंडस्ट्री में नहीं है, आप इतने बड़े इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के बारे में सोच के अपनी उस पर्सनालिटी को बढ़ाइए और उस तरीके से काम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद फिर मैंने बहुत सारे डेटा देखे, जैसे एक डेटा अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड डेटा है कि क्या क्या है। और यहाँ पे मुझे एक और चीजें मिली, एक और मोटो मिला कि मैं क्यों काम कर रही हूँ। जब मैंने ये वाला डेटा देखा था ना, यूएस का डेटा, ये डेटा ये है कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो रिटेल सेल्स का कितना % होता है। मतलब कि अगर यूएस में 100 रुपया खर्च कोई करता है तो उसमें से कितना रुपया वो डायरेक्ट सेलिंग में आके खर्च करता है, इसका मतलब बेसिकली यही होता है। तो यूएस में जो था ये 20% है। मतलब कि 20% का मतलब क्या हो गया कि यूएस में एक आदमी अगर 100 रुपये का सामान खरीदता है तो 20 रुपये का सामान वो डायरेक्ट सेलिंग से खरीदता है। तो जब मैं ये देखी तो मैं सोचा इंडिया का कितना है, तो इंडिया का देखी तो वो मतलब लगभग 2% 3% के आसपास अभी है शायद, एग्जैक्ट डेटा मतलब अभी आएगा कुछ दिन के बाद। तो मैं देखी कि यूएस जो है 20% अपना कर रहा है, और इसलिए आज वो डेवलप कंट्री है और हम लोग अभी तक डेवलपिंग कंट्री है। और हम लोग क्या करते हैं, यूएस के तरफ पहनना, रहना, खाना पीना सब सीख गए हैं। जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, एयरफोन, जिस तरीके से वो लोग नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जिस तरीके से वो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, हम लोग उस तरीके से बोल के खुद को प्राउड फील करते हैं। जिस तरीके का वो लोग खाना खाते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोक हो गया, ये सब खाना हम लोग स्टार्ट कर दिए, और हम लोग खा के अपने आप को लगता है कि हाँ हम भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाने से नहीं होता, वो लोग जो कर रहे हैं उसको करना है तो अच्छे तरीके से अडॉप्ट करो ना। तो वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में 20% चीजें अपनी डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं। ये पूरा कंट्री का उनका डेटा है। हम लोग बस ऊपर चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अंदर की चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, शायद इसलिए हम पीछे हैं। वो लोग अपना ब्रांड बनाने के पीछे लगे रहते हैं और हम लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के पीछे लगे रहते हैं। आज के टाइम पे अगर एक टीचर का बेटा भी देखो ना, एक टीचर का बेटा है, सॉरी टू से बट टीचर का बेटा है, 45,000 की उसकी सैलरी है, और उसके बच्चे को 4,000 का जींस ब्रांडेड का चाहिए। ये वाला माइंडसेट है हमारे यूथ का। क्या करूं इसका? अरे मजा तो तब आया था जब आपके पापा का 45,000 का इनकम है और आप कुछ और काम करो और 4,000 रुपया कमा के पापा के हाथ में दो कि पापा ये मेरी पहली कमाई है, इससे आप अपना एक शर्ट ले लो। इससे मजा है। लेकिन हम वो नहीं करते। आप यूएस में जाके देखिए, यूएस में एक लड़का जब 10th पास कर जाता है ना, चलिए 10th नहीं बोलते, 12th पास कर लेता है ना, जाके काम करता है, अपना पॉकेट खर्चा खुद से निकालता है। लेकिन हम लोग तब तक घर में बैठ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोल देते कि भाई अब तू लायक नहीं है एग्जाम देने का, अब तू नहीं दे सकता। वो 35 साल कुछ ऐसा होता है ना, कुछ एग्जाम देने का 35 साल उम्र है, कुछ का कुछ साल है, तो हम तब तक फॉर्म भरते रहते हैं जब तक गवर्नमेंट हमें ये नहीं बोल देती भाई तू रिजेक्ट हो चुका है, तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, अब कुछ और कर ले। तब तक हम लोग बात के सर पे बैठ के खाते रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इतना गंदा वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर सच्चाई है। आप कुछ खुद क्यों नहीं करते? कुछ
कुछ कीजिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप करो। और डायरेक्ट सेलिंग बस इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ से पैसे कमाने, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग करके आप इंडिया की इकोनॉमी में आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स बचा रहे हैं, लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, लोगों का भलाई कर रहे हैं, और साथ में इतनी स्किल आप सीख रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन में कोई भी स्किल नहीं, आज इतना डेटा मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ बिकॉज मैं डायरेक्ट सेलिंग में थी, मैंने सब कुछ को सीखा है, मैंने सब कुछ को देखा है, इसलिए मैं ये चीज की हूँ। जो स्किल आपको मिलती है, जो कम्युनिकेशन स्किल मिलती है आपको, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, लोगों से मिलना मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोगों को बात करना नहीं आता, लोगों से 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र है, लोगों से बात करना नहीं आता। इनफैक्ट कोई गेस्ट उनके घर में आते हैं तो जाके अंदर में बैठे रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बात कैसे करना है, बात क्या करना है, कुछ नहीं पता। और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले लोग सोचते हैं कि चलो बात करके समझाते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और वो रॉन्ग कंसेप्ट में हम उन्हें राइट कॉन्सेप्ट देने के लिए चाह रहे हैं। ये एटीट्यूड, ये कम्युनिकेशन स्किल, ये एक्सपीरियंस, ये सब जो चीजें आती है, एक राइट स्किल आज के जमाने में वो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाता है। तो इसलिए विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो कम से कम 2 से 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग में दूंगा ही दूंगा, क्योंकि वो स्किल जो मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है। इस स्किल के लिए भी आइए ना, ये स्किल आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत सारे टफ टाइम होते हैं, टफ टाइम पर आज के टाइम में बहुत सारे यूथ को देखती हूँ जो कि कुछ भी होता है छोटा सा चीज सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया में जो कष्ट है वो देखा ही नहीं अभी तक, वो देखा ही नहीं कि बाहर की दुनिया क्या है नहीं है, वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाए आज तक। इंटरनली वो स्ट्रांग नहीं हो पाए, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं हो पाए, तो इसलिए ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है तो इसके रिजेक्शन को, इसके नेगेटिविटी को, लोगों से बात करने को जो फेस करता है ना, वो सब चीजें फेस कर लेगा। इतनी सारी अप्स डाउन को अगर वो फेस कर लेते हैं, उसके बाद उसके पास कोई भी चैलेंज आता है तो बोलता है क्या है, सब ठीक हो जाएगा, चलो कर लेंगे, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना, ये वाला एटीट्यूड आता है। हाँ, तो ये सब चीजें ना बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये सब चीजें जो आती है कि जिंदगी में कुछ भी परेशानी आएगी ना, तो एक डायरेक्ट सेलर जो है झेल लेगा, वो कर लेगा, वो सब कुछ को पार कर सकता है, सब कुछ को ओवरकम कर सकता है। ये वाला एटीट्यूड जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको देती है। ये सब डेटा को एक्सप्लेन करो तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं बस ये दिखाई कि यूएस जो डेवलप्ड कंट्री है, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ये सब लोग इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम लोग जो है ना 2% में भी यहाँ पे नहीं है। हम लोग अदर में आते हैं, जो अदर सारी कंट्री मिलकर 22% दे रही है, हम लोग 0.2 या 0.3% में उस टाइम पे थे 2019 में। अभी 2020 का डेटा आएगा तो बहुत इम्प्रूव करेंगे। लेकिन खुशी की बात ये है, ये मैंने थोड़ा दुख का बात बोला कि हाँ हम लोग नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, टॉप 10 कंट्री में भी हम लोग नहीं है, लेकिन अभी के डेटा में टॉप 15 में हम लोग आ गए हैं। और टॉप 15 में सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे ये वाला डेटा देखिए, जहाँ पे यूएस जो है वो ग्लोबली -0.2% में था, उसका ग्रोथ जो था वो थोड़ा डाउन गया था। वहीं पे हमारी कंट्री जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाई थी, और अपनी ग्रोथ जो है वो हमारी CAGR थी वो 12 हमारा जो परसेंटेज था ग्रोथ का वो 12.1% था। और जो हमारे डायमंड सर हैं, हमारे जो वक्त सर हैं, उन्होंने बोला कि अगर हम अपनी CAGR को अगर देखें, हमारे जो ग्रोथ रेट है उसको देखें, तो इंडिया 2037 तक पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा डायरेक्ट सेलिंग में। तो हम लोग जो भी यंग लोग हैं, अगर हम लोग अभी से काम करते हैं तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के टॉप लीडर में हमारा नाम होगा? हम होंगे जो लोगों को सिखाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करते हैं। फिर से हम पूरी दुनिया में गुरु के रूप में जाने जाएंगे। पूरी दुनिया का गुरु एक टाइम पे हिंदुस्तान था, और आने वाले टाइम में हमारी जितनी पॉपुलेशन है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के हम भी महागुरु बन सकते हैं, अगर आप लोग इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते हैं, राइट माइंडसेट के साथ काम करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, MIT, IIT, ये सब में आप जाएंगे, एज ए गेस्ट फैकल्टी जाएंगे और लोगों को सिखा के आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे करते हैं। तो ये सब मेरे माइंड में चलता रहता है और बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि मेरा IT में नहीं हुआ, था, मेरा मेंस निकला था, बट एडवांस में नहीं निकाल पाई थी, और मैं IT कॉलेज में गई। तो मेरे माइंड में होता है क्या बात है, IT नहीं जा पाई, तो एक दिन ऐसा होगा कि हो सकता है IT में जब अभी भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है कुछ जगह पे, IT में जब डायरेक्ट सेलिंग आएगी तो हमें गेस्ट स्पीकर बुलाया जाएगा और हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है। ये वाला राइट माइंडसेट है, ये मुझे मोटिवेट करती है करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ थोड़ा टाइम हो तो एक चीज और बताना चाहूंगी। सोहेल जी, क्या हमारे पास टाइम है? बिल्कुल 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 मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे 1 घंटा हो चुका है, बट एक चीजें मैं बता देती हूँ, बस ये चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सीरियस है काम करने के लिए तो ज्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है।
मैं बोलती हूँ यहाँ पे बिजनेस करने में बस 2 ही चीजें लगती है, बस 2 चीजें जो आपको करनी है। 2 चीज में पहला चीज होता है वो आपको डेप्थ हैंडल करना है। हाँ, डेप्थ हैंडल का क्या मतलब होता है उसको भी बताऊंगी। और दूसरी चीज होती है आपको लीडर क्रिएशन करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डेप्थ हैंडल का मतलब क्या होता है कि आप पर मंथ न्यू ज्वाइनिंग कितना करते हैं डेप्थ में। डेप्थ का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके 2 लेग चल रही है, आपके 2 लेग चल रही है ऐसे करके, और 2 लेग में जो सबसे नीचे वाला है, 2 लेग आपकी चल रही है, एक सेकेंड, हाँ, तो आप यहाँ पे हैं और आपके 2 टीम चल रही है। इस 2 टीम में ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो एकदम नीचे वाला पार्ट होता है, इस नीचे वाले टाइप से हम लोग बोलते हैं इसको डेप्थ। इस डेप्थ को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, मतलब पर मंथ आपकी कितनी न्यू ज्वाइनिंग यहाँ पे लगती है। अब कुछ लीडर क्या दिक्कत करती है, वो दिक्कत ये करते हैं कि मान लीजिए ये आपके टीम का लीडर है, इधर ये आपके टीम का है, ये आपके टीम का है, तो दिक्कत ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी 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 इसके पीछे लग गए तो इसके इधर ज्वाइनिंग डालना स्टार्ट कर दिए, कभी इसके पीछे लग गए तो इधर ज्वाइनिंग डालना स्टार्ट कर दिए, कभी इसके पीछे लग गए तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डालना स्टार्ट कर दिए, कभी इसके पीछे, तो ऐसे करके। तो ऐसे देख के हम लोग मंथली एकदम इधर उधर भागते रहते हैं, कभी इसको मदद कर दी, कभी इसको मदद कर दी, कभी इसको मदद कर दिए, और मैं सीधे फंडा अपनाती हूँ, मैं किसी के बिलिंग में ज्वाइनिंग नहीं करूंगी, मैं सबका ए टीम में ज्वाइनिंग करूंगी, सबका ये नीचे वाला जो पार्ट है ये मैं संभालूंगी। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं बोलेंगी कि आप मुझे ले चलो, मैं प्लान दिखा दूंगी, आप मुझे ले चलो, मीटिंग कर दूंगी, काउंसलिंग कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, लेकिन मेरा पर्सनल आदमी का ज्वाइनिंग मैं आपकी बिलिंग में कभी भी नहीं करूंगी, आप वो खुद बनाओ। और ये वाला डेप्थ जो है वो हमेशा मैं हैंडल करती हूँ, ये नीचे वाला जो डेप्थ है वो मैं हैंडल करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप ये डेप्थ हैंडल करते हैं ना, ये डेप्थ, तो ये सबका फायदा होता है, ये सबका फायदा होता है। और पर मंथ आपके पास से ज्वाइनिंग आनी ही आनी चाहिए, चाहे आप रॉयल्टी है, भाइटल है, कोई भी अचीवर, टेक्निकल है, कुछ भी है, आपके पास पर मंथ ज्वाइनिंग आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, ठहरा हुआ पानी जो है वो सड़ जाता है और ठहरा वाला आदमी भी मर जाता है। हम नेटवर्कर हैं, हमारे पास नई लीड्स आनी चाहिए, हमारे पास नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए। डेप्थ को हैंडल करना हमारा सबसे मेन चीज है, ये हमारा बेसिक चीज है जो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये चीज घर बैठे आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बिजनेस में बिल्ड करते हैं उससे भी थोड़ा सा बात करूंगी। तो ये आपका डेप्थ हैंडलिंग हमेशा होना चाहिए। और साथ में लीडर क्रिएशन। लीडर क्रिएशन मतलब वही है, कितने ज्यादा वाइटल पिन आप निकाल सकते हैं, वो वाइटल पिन आप निकालिए। बिगनर हो गया, स्टार्टर हो गया, ओपनर हो गया, ईगल, रनर, विनर, सब आप निकालिए, प्लानिंग करके निकालिए। लोगों का प्लान सेट कीजिए, लोगों का टारगेट सेट कीजिए कि आपको इतना काम करना है, आपको इतना बिजनेस करने से ये हो जाएगा, इतना बिजनेस करने से ये हो गया। फिर जैसे मान लीजिए किसी को आपने टारगेट दिया, ईगल वाले को टारगेट दिया कि आपको 40,000 या 30,000 का बिजनेस करना है। अब इसके पीछे आप प्लानिंग कीजिए। अब जैसे ही 40,000 या 30,000 का आपने प्लानिंग दिया, अगर 30,000 का प्लानिंग दिया है ईगल के लिए, तो उनको 15 तारीख को फोन करके आप क्या ये पूछिए कि उनका 15,000 का बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ है। आप खुद से देखिए और देखिए कि अगर उनका 15,000 का बिजनेस नहीं हुआ तो उनको फिर से याद दिलाइए कि भैया देखो 15 तारीख हो गया है, आपका टारगेट टोटल है 30,000 का। अगर आप 15 तारीख तक 15,000 कर लेते हैं तो गारंटी 100% हो जाती है कि आप बाकी 15,000 कर लोगे और आपका टारगेट कहीं भी मिस नहीं होगा। तो आप लगातार उनसे फोन करके उनको ये रिमाइंडर डलवाते रहिए। कभी कभी हम लोग जो नहीं, यहाँ पर धक्का मार गाड़ी चलता है, ये सच बोलती हूँ मैं। कभी हमारे पे भी अप्लाई होता है, मुझे भी मोहन से जब धक्का मारते तो मैं आगे बढ़ती हूँ, सबका यही होता है लगभग कुछ न कुछ चीजों से। तो थोड़ा सा धक्का मार होता है, हमें कभी ना कहीं अपलाइन का सपोर्ट चाहिए होता है धक्का मारने के लिए कि फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये जो आपके भी टीम है, टीम का लिस्ट होना चाहिए, उसका नेम आपके पास होना चाहिए प्रॉपर डायरी में। उसका आपका लीडर के नाम, बिगनर से पूरा, बिगनर से ऊपर जितने भी लीडर हैं उनका नाम आपके पास होना चाहिए, उनका आईडी नंबर, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आपको 10 तारीख को या 20 तारीख को, 15 तारीख को ऐसे उनको रिमाइंडर डालना है कि आपका इतना टारगेट था, नहीं हो पाया, आप कर लो, ऐसे करके उनको मोटिवेट करना है। कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तो फोन करके सीधे पूछती हूँ, भैया क्या दिक्कत आ रही है बताओ, मैं सुनूंगी आपकी जितने भी कहानी, आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ, उसमें हम मदद करेंगे आपको। इस तरीके से आपका है ना वो गाइडेंस मिलता रहना चाहिए, सपोर्ट मिलता है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पीछे कोई है मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज के टाइम पे मैं इतना अच्छे से कर पा रही हूँ, इतना सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे हमेशा मुझे फील होता है कि कुछ भी हो जाए मोहन सर है मेरे पीछे, वो संभाल लेंगे, वो कर लेंगे, वो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे, कर लेंगे। तो ये भरोसा है, तभी मुझे ताकत मिलती है और मैं उस तरीके से काम कर पाती हूँ। तो आपके भी जो डाउनलाइन है, आपकी जो लाइफ लाइन है, उनके पास भी भरोसा होना चाहिए कि आप हैं उनके पीछे, आप प्लानिंग करने के लिए है, सपोर्ट देने के लिए है, गाइडेंस देने के लिए है। कुछ भी दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप उनके साथ खड़े हैं, ये चीज होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो चीज आती है, बनाओ भाइटल पे काम कीजिए आप। उसके बाद
लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों छोटा मोटा बात बताती हूँ। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल कितनी मस्त है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या उनका जो रिंग टोन होता है वो सब इतना खतरनाक खराब वाला होता है, मुझे लगता नहीं कि आज से उनके लीडर है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को फोन करती हो और उनके मतलब जो कॉलर ट्यून होता है कोई भोजपुरी गाना भद्दा से चल रहा होता है और मैं फट से फोन लग रहा है, भाई बात नहीं करनी तेरे से मुझे। हाँ, मतलब आपको पूरा ऑनलाइन प्रोफाइल बन रहा है। आपके फेसबुक को लोग देख रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस आप लगा रहे हैं, कैसा प्रोफाइल पिक है, आप क्या भेज रहे हैं, वो सब कुछ लोग मॉनिटर कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब आ जाते हैं, जब आप लीडर बन जाते हैं, तो आप ईंट वाले घर में नहीं रहते, आप शीशा वाले घर में रहते हैं। सब लोग आपको वॉच कर रहे हैं और सब लोग आपके जो आसपास के सराउंडिंग लोग हैं ना, वो लोग तो और ज्यादा वॉच कर रहे हैं कि कहीं से कोई एक कमी निकले और हम इसको बता दें कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग में बदनाम कर दिया है। बहुत ज्यादा सतर्क होने की हमें जरूरत है। तो आप अपने प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए। आप अपने फोन को, अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक को, इंस्टा को, लिंक्डइन को, ट्विटर को, सब कुछ को अच्छे से मेंटेन कीजिए। आप प्रोफेशनल है, इस बात को ध्यान में रखिए। आप फेसबुक को उल्टा पुल्टा कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। आप मेरे फेसबुक को अगर मॉनिटर करेंगे तो मेरे पास कुछ भी पर्सनल फोटो ज्यादा मैं नहीं डालती, उतना ही डालती जितना मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, उतना ही चीज शेयर करते जितना मेरे बिजनेस के लिए चाहिए। कभी भी मेरे कुछ पर्सनल चीजें मैंने कभी शेयर नहीं किया है। अपने आप को एक प्रोफेशनल आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। क्या शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लोग जब आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और जब आपके फेसबुक पे वैसा होगा तो आप फेसबुक पे हमेशा कीजिए, तो लोगों को बस फ्री में मोटिवेशन का ज्ञान नहीं देना है, लीड्स भी क्रिएट करनी है। इससे जब भी देखिएगा, जब भी मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ उसके साथ मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लिंक डालती हूँ, चाहे व्हाट्सएप का लिंक हो, मेरा फोन नंबर हो, ताकि अगर उसको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो फटाफट मुझसे कांटेक्ट कर लो और ज्वाइन कर सके मेरे साथ। तो आप मॉनिटर कीजिए आपके फेसबुक के प्रोफाइल को, इंस्टा के प्रोफाइल को, आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर रहे हैं। आप अपने आप को मेंटेन कीजिए। देखिए, फेक इट टिल यू मेक इट, ये चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार की फोटो है बट पीछे से झोपड़ी दिख रही है, तो वो थोड़ा सा लोगों को कंट्रास्ट से दिखता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, एनएच पे है, दैट ठीक है, लेकिन आप वो सब चीजें मेंटेन कीजिए कि आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं अपनी चीज को, आप किस तरीके से दिखा रहे हैं, आपका वीडियो कैसा जा रहा है, आपके वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो लोगों को भद्दी लग सकती है। तो वो सब चीजें का थोड़ा सा अगर आप मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए और वहां से कुछ लीड्स आपके पास आएगी। एक चीज तो ये है, प्रोफाइल से ऑटोमेटिक लीड्स आएगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपको व्हाट्सएप से जो बिजनेस करना है, व्हाट्सएप से बिजनेस करना है। कुछ लोग है ना स्क्रीन पे गुजरात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोहेल जी आप देख लीजिए, उसको आप बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप से अगर करना है तो आप बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, वहां से बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप से, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक ग्रुप में ज्वाइन किया और वहाँ पे आजकल का बिजनेस भेजना स्टार्ट कर दिया, मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, आजकल ग्रुप को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लोग आपके मैसेज को देख के भी इग्नोर कर देंगे। तो परफेक्ट ये होता है कि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन भी किए तो वहां पे आप मैसेज मत भेजिए। ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको पर्सनली आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रुप में 100 लोग हैं तो आप ये टारगेट लीजिए, इस ग्रुप में हर एक दिन मैं 10 लोगों को अच्छा से मैसेज भेजूंगा या कुछ वीडियो भेज दूंगा और फिर वहां से कुछ ना कुछ लोगों का रिप्लाई आ जाएगा और फिर आप उससे बात करके कन्वर्ट करवा लीजिएगा। यानी तो ग्रुप में कोई लोग है तो उसमें से 10 लोगों से आपको फोन पे बात करनी है, उनको बताना है, उनसे अच्छे से पूछना है कि जैसे मैं जो बात करती हूँ, मैं जैसे अनजान लोगों को बात कर रही हूँ तो नमस्कार सर, मेरा नाम मधुसूदी है, मैं स्टूडेंट हूँ, साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करती हूँ, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, क्या वे बात कर सकते हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब किसी को फोन करते हैं तो हम लोग सीधे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है वो भी बिजी हो सकता है बात करने के मूड में ना हो सकता है वो थोड़ा कुछ काम कर रहा हो, तो हमें पहले परमिशन लेना है। और ये चीज मैं हमेशा, मतलब इनफैक्ट जब मैं अपनी लाइफलाइन को भी फोन करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखती हूँ कि मैं उससे भी बात करूँ कि नहीं करूँ, ये मुझे परमिशन लेना चाहिए कि अभी बात करूँ कि नहीं करूँ। तो फिर जब आप परमिशन लेते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं कर सकते अभी, तो फिर मुझसे पूछिए कि कब बात कर सकते हैं। उससे तुरंत आपने टाइम लिया, फिर उनको बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप उन्हें सब कुछ थोड़ा समझाइए, ओवरव्यू दीजिए। ओवरव्यू जितना शॉर्ट टाइम में जितना अच्छे से दे पाएंगे उतना अच्छा है। हमेशा याद रखिए कि फोन पे अगर आपको बात करना है तो 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना है।
कभी भी नए आदमी से 5 मिनट से ज्यादा बात करना ही नहीं करना। 5 मिनट में आपको जो बताना है बता दीजिए, उसके आगे नहीं। इनफैक्ट मैं तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रखती, 2 मिनट में बता दें, बोलते कि मैं आपको ये चीजें भेज दे रही हूँ, आप एक बार देखो, फिर आप मुझे फोन करो, ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली आपको डील करना है। पर्सनली फोन कीजिए, पर्सनली फोन करके डेटा रखिए, उसको कब फॉलो अप करना है, क्या करना है, उसको क्या फायदे हो रहे हैं, उसको फॉलो अप करना है तो कितनी बार करना है, फॉलो अप करने के टाइम पे क्या बोलना है, वो थोड़ा-थोड़ा ट्रिक है, वो थोड़ा-थोड़ा ट्रिक आप धीरे-धीरे सीख सकते हैं और इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे और जब आपकी प्रोफाइल मेंटेन होगी तो लिस्ट बहुत अच्छी जनरेट होगी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग समझ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ने के लिए ऐसे लोग से जुड़ना चाह रहे हैं जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं या जिनके आंखों में वो दिखता है कि वो कामयाबी को पाके ही रहेंगे। तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन कीजिए, वहां से लीड निकालिए, फोन पे बात करना सीखिए, व्हाट्सएप पे किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं वो थोड़ा सा सीखिए, फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या चीजें कब डालनी है, कैसे करना है, क्या करना है, पेज कैसे बना सकते हैं, ये सब थोड़ा सा सीखना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत सारे लोग होंगे जो लोगों को लगता होगा कि मतलब ये सब चीजें मुझसे नहीं होंगी, इतना डेटा कलेक्ट करना, ये करना, वो करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, मुझे भी कुछ नहीं आता था। सीरियस बोलो, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता था, मुझे यूट्यूब कैसे होता है, क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे क्या करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फॉर्बिसंस की लड़की, बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, गोयल में मैं 10th की हूँ, अकेडमी में मैंने 12th किया है, हिंदी मीडियम में रहा है, फिर कैसे मैंने कर पाई? तो बस गूगल बाबा की जय। मैं अपनी कामयाबी में कुछ भी बोलूँ ना, कुछ लोग बोलते हैं आप इतना क्यों कर पाती हैं? गूगल बाबा है, जाके टाइप करो, सब कुछ मिलेगा। गूगल बाबा पे सब कुछ है। आज भी कहीं भी कुछ भी फंसती हूँ तो गूगल निकाल के मैं टाइप करती हूँ किसको कैसे करना है। बस गूगल का सही इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, मसूद सर, अमित सोहेल जी, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, टीम को दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, यंग है, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।